नमस्कार मित्रों, शिक्षा के क्षेत्र में आप सभी काम कर रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली अनेक चुनौतियों से भी आप जूझ रहे हैं। उनमें कई चुनौतियों में से एक चुनौती की आज मैं चर्चा करूंगा। एक विद्यालय है जिसमें 1000 के लगभग विद्यार्थी हैं, 70-80 शिक्षकों का स्टाफ है, प्यून है और कार्यालय के लोग हैं। इन सभी लोगों के बीच में कभी कभार या प्रतिदिन लगभग ऐसा समय आता है कि कभी 2 लोग छुट्टी पर होते हैं, कभी 3 छुट्टी पर होते हैं, कभी 4 छुट्टी पर होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसा त्यौहार या तीज त्यौहार रहता है जिसमें शासन छुट्टी घोषित नहीं करता, हमारी संस्था की समितियां छुट्टी घोषित नहीं करती और लोग छुट्टियां ले करके एक प्रकार से विरोध जताते हैं कि हमारा ऐसा त्यौहार है, हमें जाना है। उदाहरण के तौर पर नामदेव जयंती, विश्वकर्मा जयंती, तो बहुत सारे ऐसी जयंतियाँ त्यौहार हैं। अपना देश ही त्योहारों का देश है। जब त्योहारों का देश है तो आए दिन एक ना एक दिन कभी ना कभी त्यौहार होते ही रहते हैं। उन तीज त्योहारों पर और ख़ास तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में, प्राथमिक शिक्षा में, पूर्व प्राथमिक शिक्षा में महिलाओं की संख्या ज़्यादा होती है, दीदियों की संख्या ज़्यादा होती है, तो ऐसे स्टाफ को छुट्टी लेने की आवश्यकता पड़ जाती है। उदाहरण के तौर पर तीजा की हम छुट्टी नहीं देते। भारत में तीजा को बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है और जिसमें पूरी महिलाएं सामूहिक रूप से अवकाश पर होती हैं। हालांकि हम उसकी कुछ विधि व्यवस्था निर्मित कर लेते हैं, लेकिन उस अवकाश के दिन बच्चों की पढ़ाई का नुकसान तो होता ही है। हम अरेंजमेंट तो लगा देते हैं और मरे हुए मन से जो शिक्षक उस अरेंजमेंट पीरियड में जाता है, वो 40 मिनट जो खिचड़ी पकाता है वो बड़ी अद्भुत होती है। बच्चों को अपना काम करने के लिए सौंप देता है, या तो वह मोबाइल अलाउ हो तो उस पर चैटिंग करता है, या फिर वो दरवाजे की ओर ताकता हुआ 40 मिनट पूरे करता है, या फिर वो उस संबंधित शिक्षक का या किसी प्रकार की किसी विद्यार्थी को पकड़ के उससे गप्पें करता है, उसके परिवार की स्थिति पूछता है, उसका धंधा क्या होता है, काम क्या होता है, वगैरह वगैरह। ऐसी स्थिति में बच्चों के समय का इस प्रकार से दुरुपयोग करना या समय को नष्ट करना ये ठीक नहीं है। माध्यमिक शिक्षा मंडल के पूर्व उपाध्यक्ष श्री भगीरथ जी कुमराज जी ने एक बार अपने एक भाषण में, अपने एक बौद्धिक में एक अपना अनुभव बताया। उन्होंने बताया कि हम एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य थे, तो हमने वहाँ के नगर के लोगों का अपने विद्यालय में किस प्रकार से नियोजन किया। और नियोजन में क्या किया, उन्होंने अपने नगर के लोगों की विषयवार सूचियाँ बनाई। सेवानिवृत्त लोग, सेवारत लोग, ऐसे व्यक्ति जो विभिन्न प्रकार की विधाओं में पारंगत थे, तो हिंदी को जानने वाले 10-15-20 लोगों की सूची बन गई, अंग्रेजी को जानने वाले 10-15-20 लोगों की सूची बन गई, गणित को जानने वालों की सूची बन गई। ऐसे 6 विषय की विषय परिषदों का निर्माण हो गया। संगीतकारों की सूची भी उसमें से निकल सकती है, खेल और योग प्रशिक्षकों की सूची भी उससे निकल सकती है, विभिन्न प्रकार की पीटीआई आपको उसमें मिल सकते हैं, चित्रकार आपको उसमें मिल सकते हैं, गीतकार उसमें आपको मिल सकते हैं। अनेक विधाएं हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में हैं और समाज में अनेक विद्वान हैं जो आपके यहाँ आने के लिए, काम करने के लिए तत्पर बैठे हुए हैं। केवल उनसे आग्रह करने की आवश्यकता है और मानधन केवल सम्मान का, मानधन केवल एक श्रीफल का उनके लिए पर्याप्त है। समाज के ऐसे मूर्धन्य प्रतिभाओं को उपयोग करिए और उस मूर्धन्य प्रतिभाओं में सबसे बड़ी बात है कि अगर विद्यालय पुराना है, 10, 20, 25, 30 साल पुराना विद्यालय है, तो पूर्व छात्र भी उसमें से बहुत से हो सकते हैं, पूर्व छात्रों के अभिभावक भी उसमें से बहुत हो सकते हैं और वर्तमान छात्रों के अभिभावक भी उसमें बहुत निकल के आएंगे। ऐसा करके जो हम पालक शिक्षक संघ बनाते हैं, वो पालक शिक्षक संघ को हम एक विद्वत परिषद का नाम दे सकते हैं, विद्वानों की परिषद, विषय की परिषद, जो भी नाम देना हो। उनसे पृथक पृथक मिल करके, उनके संपर्क नंबर लेकर के, उनके विषय की विशेषज्ञता लेकर के और उनसे ये आग्रह करें कि हमें जब आपकी आवश्यकता होगी, हम आपको मात्र 1 दिन पहले सूचित करेंगे और आपको आकर के कक्षा में उसी विषय को पढ़ाना होगा जिस विषय को छुट्टी पर गया हुआ शिक्षक पढ़ाता था।
यहाँ तक कि आपको उसी अध्याय, उसी पाठ को, उसी कविता को या उसी प्रकरण को पढ़ाना होगा जिस प्रकरण को संबंधित शिक्षक अधूरा छोड़ के गया था। तो ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पर समाज का आपको सहयोग मिलेगा, समाज के लोग आएंगे। तो ऐसी परिषदों का गठन करना और गठन करके समाज का शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग प्राप्त करना, ये हो सकता है। इसके लिए आपको लगभग 1 महीने का समय लगेगा। समाज के बीच में आपको संपर्क करना पड़ेगा। संपर्क करने के बाद ऐसी समितियों का गठन करना पड़ेगा और ऐसी परिषदों का जब गठन हो जाएगा, गठन के बाद इनकी बैठक आयोजित करना, इनका सम्मेलन करना, इनका प्रबोधन करना। वास्तव में कभी कभी क्या होता है कि जब हम कभी विद्वानों का प्रबोधन करते हैं तो उनका अहंकार टकराता है। चुनौतियां इस क्षेत्र में भी हैं, अनेक चुनौतियां हैं। तो अहंकार टकराता है, उसको लगता है कि अच्छा अब ये हमें पढ़ाएंगे, अब ये हमें सिखाएंगे। कई बार ऐसा कहते हैं कि चलो अभिभावकों का प्रशिक्षण करते हैं, तो उनको लगता है अच्छा बच्चे हमारे हैं, बड़े हम कर रहे हैं, खिला पिला हम रहे हैं और ये हमें बच्चे कैसे पालना इसका प्रशिक्षण देंगे। ऐसा अनेक बार होता है। तो समाज के अहंकार को द्रोहित करना, समाप्त करना, उसके लिए शब्दों की एक अलग परंपरा है, उसे सम्मेलन कहते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि हम विद्वानों का विद्वत परिषद का सम्मेलन करेंगे, विद्वत परिषदों की बैठक करेंगे। उस बैठक के माध्यम से हम क्या चाहते हैं उनसे, ऐसी अपेक्षा प्रस्तुत कर देंगे। कितने लोग उसके लिए तैयार होते हैं वो अलग विषय है। जैसे ही आपके यहाँ से 1, 2, 3 शिक्षक छुट्टी पर जाते हैं तो आप संबंधित विषय के विशेषज्ञों को 1 दिन पूर्व, आवेदन भी आपको 1 दिन पूर्व ही मिल जाता है। कल शिक्षक छुट्टी पर जाने वाला है तो आप उनको फ़ोन लगा देंगे, श्रीमान जी आपको आना है, ये कक्षाएं रहेंगी और ये विषय के प्रकरण रहेंगे। इसकी पुस्तक हम अपने यहाँ के कर्मचारी के हाथ से, भृत्य के हाथ से भेज रहे हैं और आप इसका अध्ययन करके आइए, आपका स्वागत है। ऐसा करके आप समाज के विद्वानों का शिक्षा के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में उनकी तज्ञता के आधार पर सहयोग ले सकते हैं। तब कहीं जाके आप कह सकते हैं कि यह विद्यालय अब समाज का विद्यालय है। समाज को भी लगेगा ये हमारा विद्यालय है और इसके कारण समाज के बीच में एक चेतना भी फैलेगी। ये बात अलग है कि आलोचकों को तो हर जगह कुछ ना कुछ कहना है, इनके यहाँ मास्टर नहीं है, ये अभिभावकों से पढ़वाते हैं, यहाँ कोई भी पढ़ाने चला जाता है, कोई भी कक्षा में पढ़ा देता है। ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ विद्वत परिषद में जो पंजीकृत अभिभावक, विद्वान, सेवानिवृत्त व्यक्ति होंगे वही संबंधित विषय को पढ़ाएंगे। उसमें हमारे शिक्षक भी उस परिषद में शामिल होंगे, समय समय पर वो भी उसका मार्गदर्शन, उसकी देखरेख करेंगे। ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो पुलिस विभाग के लोग हों, स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग के लोग हों, प्रशासन के अधिकारी भी हो सकते हैं। वो सभी प्रकार के लोग आपको सहयोग करेंगे और ये सहयोग मिलेगा जब आप समाज के बीच में उतरेंगे। पुराने समय में जब भी पारिवारिक संघर्ष हुआ करते थे, उन संघर्षों को हल करने में शिक्षक की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक चरित्रवान शिक्षक, विश्वसनीय शिक्षक परिवारों में जाए, अपनी बात रखे। और समाज को कभी कभी बात को समझने में देर लगती है, लेकिन वह शिक्षक और शिक्षालय पर विश्वास करता है और उसे अपना समझता है। तो आज का जो हमारा मूल विषय था या मूल विषय जिस पे हम बात कर रहे हैं वो केवल इतना ही है कि हम अपने विद्यालय के विकास में समाज के विद्वानों का, पूर्व विद्यार्थियों का, सेवानिवृत्त लोगों का, सेवारत कर्मचारियों, अधिकारियों का, उनकी शक्ति, बुद्धि, युक्ति, क्षमता, समय और तज्ञता, साथ में रुचि का लाभ कैसे लें। और जब हम ऐसा करते हैं तो न केवल हम उनका लाभ लेते हैं बल्कि वह भी अपने वो शौक जो पूरे नहीं कर पाए वो विद्यालय में आकर के पूरे करते हैं। तो इस प्रकार से आप सभी शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षा का बंधु भाई वृंद मिल करके और ऐसा एक विचार कर सकते हैं कि हम समाज के सहयोग से शैक्षिक क्षेत्र में विकास, प्रगति कैसे करें, समाज के प्रति प्रीति पात्र कैसे बने और समाज का सहयोग कैसे अर्जित करें। इसका और दूसरा भाग भी है,
इसकी बहुत सारी और सकारात्मक पहलू भी है, जिस पर हम अगले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।